शुरू करो तो बता देना 1 2 3 करके। गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। आज मैं आपको एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में बताऊंगी, अंतःस्रावी संस्थान। बच्चे आप मुझसे पूछे थे कि मैडम आप मुझे नेट की तैयारी करवा दीजिए, बहुत दिनों से वीडियो आपने नहीं डाला है, प्लीज़ वीडियो डालिए। तो मैं बताना इतना से चाहती हूँ, थोड़ी सी 1 मिनट आपका समय लूँगी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि बेटा मेरा ट्रांसफ़र हो गया था जोधपुर और मैं परेशान थी, काफ़ी व्यस्त थी, इस कारण मैं आपको वीडियो नहीं डाल पाई। तो आज मैं आपको अंतःस्रावी संस्थान के बारे में बताऊंगी और आप लोग की दुआओं में से जो मुझे मिला है इसकी मैं शुक्रगुजार हूँ। और मैं आपको ना डेली लगभग एक न एक वीडियो जरूर डालूंगी। तो पहला है आपका अंतःस्रावी संस्थान। अंतःस्रावी संस्थान को जानने से पहले थोड़ी सी हम जानते हैं कि हमारी बॉडी में आए दिन नित्य प्रति जैविक और रासायनिक क्रियाएं होती रहती हैं, बायोलॉजिकल एंड केमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं। और वो केमिकल और बायोलॉजिकल रिएक्शंस जो होते हैं उसको नियंत्रित और नियमित दो लोग करता है। एक करता है नर्वस सिस्टम और दूसरा करता है एंडोक्राइन सिस्टम। कौन करता है? 2 करता है, एक नर्वस सिस्टम और दूसरा करता है एंडोक्राइन सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम में जो है न्यूरॉन्स है ना, तंत्रिकाओं का पूरे बॉडी में एक जाल बिछा हुआ रहता है, पूरा जाल बिछा हुआ रहता है, ठीक है। और ये जो न्यूरॉन्स हैं वो आवेगों को विभिन्न अंगों तक भेजती हैं और फिर उन आवेगों के अनुसार मस्तिष्क काम करता है, ब्रेन भेजता है कि क्या काम करना है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताना चाहती हूँ, आगे मैं नर्वस सिस्टम इसको बारे में डिटेल से बताऊंगी। अभी मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल से बताती हूँ। जैसे मान लो आप कहीं रास्ते में जा रही हैं और आपके पैरों में कांटा चुभ गया। आप तो चलने में व्यस्त थी लेकिन पैरों में कांटा चुभ गया। कांटा चुभते ही जो आवेग आया, जो इम्पल्सेज आया, वो आप बता दिया कि पैरों में कांटा चुभा है। न्यूरॉन्स को बताया, ब्रेन की न्यूरॉन्स ने जाकर के अंग को बताया कि पैरों में कांटा चुभा है। तो आप वहीं ठहर जाइए, देखिए, आंखों को आदेश देता है देखिए, हाथ को आदेश देता है देखिए, कहाँ जा करके कहाँ कांटा चुभा है उसको निकालना है और आगे क्या काम करना है। इसी तरह से न्यूरॉन्स अन्य कई चीज़ों को कंट्रोल करता है। दूसरा होता है इसका एंडोक्राइन सिस्टम। हमारी बॉडी में बहुत सारे ग्लैंड्स हैं और वो ग्लैंड्स हमारे जैविक और रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित और नियमित करते हैं और तभी हम स्वस्थ रह पाते हैं। अगर ग्लैंड से हार्मोन ठीक मात्रा में ना निकले, संतुलित मात्रा में ना निकले, ज़्यादा या कम मात्रा में निकले, तो फिर क्या हो जाता है? ये हमारे बॉडी को डिस्टर्ब कर देता है। क्या कर देता है? बॉडी को डिस्टर्ब कर देता है। तो ये हार्मोन्स निकलता है एंडोक्राइन सिस्टम से। और इसके बाद ग्लैंड्स जो मैंने आपको बताया, ग्रंथियां, अंतःस्रावी ग्रंथियां। तो हम केवल ग्रंथियों के बारे में आज जानते हैं। ग्रंथियों को 2 भागों में बांटा गया है। एक है हमारा डक्ट और दूसरा है डक्टलेस। डक्ट का मतलब होता है वाहिनी। डक्ट का मतलब क्या होता है? वाहिनी या नलिका। और दूसरा है डक्टलेस। लेस मतलब है ही नहीं, नलिका विहीन, वाहिनी विहीन, जिसके लिए कोई वाहिनी नहीं होता है, जिसके लिए कोई नलिका नहीं होती है। तो एंडोक्राइन जो डक्टलेस है, जिसके लिए कोई वाहिनी नहीं है, कोई नली नहीं है, वो ही अंतःस्रावी ग्लैंड्स होती है। और इनसे जो हार्मोन निकलते हैं वो हार्मोन सीधे ही रक्त में प्रवाहित कर दिए जाते हैं और वो टारगेट ऑर्गन्स तक पहुंचते हैं और फिर जाकर के वो एक्ट करते हैं, काम करते हैं। और काम करने के बाद वो जो भी काम करना है नियंत्रित करते हैं, नियमित करते हैं। जैसे पीयूष ग्रंथि है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स है, उससे ग्रोथ हार्मोन निकलता है। और अगर ग्रोथ हार्मोन सपोज ज़्यादा मात्रा में निकले तो क्या होगा? हमारा बॉडी अपनी आवश्यकता से अधिक बहुत लंबा हो जाएगा, शरीर बहुत लंबा हो जाएगा, विशालकाय हो जाएगा, राक्षस की तरह व्यक्ति दिखने लगेगा। और अगर वो हार्मोन कम मात्रा में निकलेगा तो बौनापन हो जाएगा, ड्वार्फनेस हो जाएगा, है ना। तो ये जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं वही हमारे शरीर के जैविक और रासायनिक क्रियाओं को नियमित और नियंत्रित करते हैं। आप समझ गए कि क्या है अंतःस्रावी ग्रंथियां, अंतःस्रावी सिस्टम।
उन ग्रंथियों से जो हार्मोन्स निकलते हैं वो नियमित और संतुलित मात्रा में निकलते हैं, जो हमें हमारी क्रियाओं को करने के लिए एक गति प्रदान करते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए अंतःस्रावी संस्थान। अंतःस्रावी संस्थान में जो मैंने आपको बताया, जो 2 प्रकार की वाहिनियां हैं, ग्लैंड्स, एक डक्ट वाली है, दूसरा डक्टलेस है। डक्ट में क्या देखोगे, एक होता है सेलेवरी ग्लैंड, आप जानते हो, लार ग्रंथियां जिससे लार निकलता है। क्या निकलता है? उससे लार निकलता है, सेलेवरी ग्लैंड। और जो लार ग्रंथियां निकलती है, लार ग्रंथियों से जो लार निकलता है वो क्या करता है, आपको पता है, भोजन में मिलता है। और लार में जो एंजाइम होते हैं वो भोजन को पचाने में मदद करते हैं, जो मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ाया हुआ है। लेक्राइमल, आंखों में अश्रु ग्रंथि होता है, लेक्राइमल ग्लैंड होता है। आंखों में क्या होता है? लेक्राइमल ग्लैंड होता है, और उससे हमारी आंसू निकलती है। हमारी जो आंसू निकलते हैं, आप रोते हो, चाहे इमोशनल होकर के रो या दर्द से रो, जब हम किसी से भावनात्मक रूप से जुड़े रहते हैं और उससे हम अलग होते हैं तो हमारे आंखों से आंसू निकलता है, लेक्राइमल। दूसरा होता है पैरोटिड, कर्णमूल ग्रंथि, ये यहां पर रहता है कानों के पास में, कर्णमूल ग्रंथि, जिसको पैरोटिड ग्लैंड्स बोलते हैं। ठीक है, सैलिवरी ग्लैंड, लार ग्रंथि, लेक्राइमल ग्लैंड, अश्रु ग्रंथि, पैरोटिड ग्लैंड, कर्णमूल ग्रंथि, गैस्ट्रिक ग्लैंड, जिससे कई सारे हार्मोन्स निकलते हैं, और स्मॉल इंटेस्टाइन से भी कई सारे हार्मोन निकलते हैं। तो ये जो, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में ब्रूनर्स ग्लैंड होती हैं, जो ये सब डक्ट होती हैं जिसमें नलिकाएं होती हैं, और ये नलिकाओं के माध्यम से जाते हैं, है ना, हार्मोन्स, और जाकर के अपने टारगेट ऑर्गन पर जाकर के वर्क करते हैं। समझ गए बात को? और जो डक्टलेस ग्लैंड है, जिसको हम अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं, ये कहलाता है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। जो डक्ट वाली है ना, इसको हम कहते हैं बाह्यस्रावी, एक्सोक्राइन ग्लैंड। इसको क्या बोलते हैं हम? एक्सोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड मतलब बाहरी ग्रंथि है। और ये जो है डक्टलेस वाली, वो अंतःस्रावी एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहलाती है, जिसको हम अंतःस्रावी कहते हैं। ठीक है, यहां से जो हार्मोन निकलता है, वह सीधे ब्लड में जाके मिल जाता है, और ब्लड के परिसंचरण के माध्यम से वह टारगेट ऑर्गन तक पहुंचता है और जाकर के फंक्शन करता है। ठीक है, अब देखोगे कि ग्लैंड्स, मुख्य ग्लैंड्स कौन कौन से हैं, मुख्य एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन से हैं? तो एक तो है पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड, संख्या में कितनी होती है? 1। पीयूष ग्रंथि संख्या में कितनी होती है? 1। दूसरा होता है थायराइड ग्रंथि, संख्या में कितनी है? 1। मुख्य ग्रंथियों के बारे में बता रही हूं आज मैं आपको। पिट्यूटरी संख्या में 1, थायराइड संख्या में 1, पैराथायराइड संख्या में 4, एड्रिनल और सुप्रारिनल संख्या में 2 होती है, एड्रिनल पीनियल संख्या में 1 होती है, थाइमस संख्या में 1 होती है, और सेक्स ग्लैंड में मेल का अलग और फीमेल का अलग। मेल में होता है टेस्टिस, जिसको हम वृषण बोलते हैं, ये संख्या में 2 होता है, और फीमेल में होता है ओवरीज, ये संख्या में भी 2 होता है, जिसको हम कहते हैं अंडाशय। समझ गए बात को? इतनी सी बात अब समझो कि हमारे बॉडी में जो जैविक और रासायनिक क्रियाएं होती हैं, उनका नियमन और नियंत्रण हार्मोन के माध्यम से और तंत्रिकाओं के माध्यम से होता है। लेकिन हम आज चर्चा कर रहे हैं हार्मोन के बारे में। तो ये हार्मोन हमारी बॉडी पर एक्ट करता है और उसको नियमित और नियंत्रित करता है। जैसे मान लो किसी दिन हमने खाना नहीं खाया, उस दिन हमें एनर्जी कहाँ से मिलती है? कौन से हमारे ग्लैंड्स एक्टिवेट करते हैं? तो हार्मोन के अगर फंक्शन देखोगे तो इसके मुख्य 2 फंक्शन है। कौन कौन से हैं? पहला फंक्शन है रेगुलेशन ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस, जो हमारे बॉडी के अंदर जैव रासायनिक प्रतिक्रियाएं होती हैं, उन पर ये नियंत्रित करता है और उनका नियमन करता है, उनको रेगुलेट करता है। और बायोकेमिकल रिएक्शंस के दर और परिमाण दोनों को ये बढ़ा और घटा भी सकते हैं। हार्मोन बढ़ा भी कर सकते हैं और घटा भी सकते हैं। और इसके कारण टिश्यूज की आकृति
और जैव रासायनिक क्रियाओं में परिवर्तन होता है। पहला काम है इसका। आप देखो जैसे एग्जाम्पल के हिसाब से ये थायराइड के आपने नाम सुना है, आजकल सबको हो रहा है थायराइड। थायराइड की हार्मोन की कमी से क्या होता है, जो गले के पास टिश्यूज होते हैं, जो कोशिकाएं होती हैं, वो कोशिकाएं से हार्मोन कम निकलता है। तो क्या होगा, वहां जब कोशिकाएं कम निकलेंगी तो वहां पर और ज्यादा सेल डिवीजन होता है, बढ़ते जाते बाद में देखो घेंघा रोग हो जाता है, इतने सारे लटक जाते हैं। थायराइड हार्मोन की कमी से बता रही मैं आपको। तो टिश्यूज की आकृति में चेंज कर दिया। इसी तरह से थायराइड हार्मोन की अगर कमी हो जाती है तो मानसिक परिवर्तन हो जाता है। मानसिक रूप से आदमी कमजोर हो जाता है, बच्चा कमजोर हो जाता है, विकलांगता हो जाती है, हार्मोन अगर नहीं ज्यादा मात्रा में निकले तो। दूसरा इसका फंक्शन है एनर्जी प्रोड्यूसिंग प्रोसेस को भी ये काफी हद तक कंट्रोल करता है, काफी हद तक कंट्रोल। इसका मतलब ये नहीं कि ये एनर्जी को देने का काम करता है, नहीं, ऐसा नहीं करता, इसको मत समझना, ऐसा भूल मत करना। ये ग्लूकोज और फैटी एसिड्स के जो फंक्शंस हैं उसी में ये थोड़ा हेरफेर करता है। अब जैसे मान लो आप कोई मुसीबत में फंस जाते हो तो आपको एनर्जी कहां से मिलती है, कहां से ताकत मिलती है, कहां से काम करते हो आप, यहीं से तो काम करते हो, क्योंकि ये उस पर वर्क करता है। ठीक है ना, समझ गए बात को। और ये उस समय एनर्जी देता है। जैसे मान लो कि कोई विपत्ति आती है तो हम कैसे खड़े हो जाते हैं, हमें कहां से ताकत मिलती है, हमें ऊर्जा कहां से मिलती है, तो ये हार्मोन ही उस टाइम हमारे बॉडी के अकॉर्डिंग, हमारे सिचुएशंस के अकॉर्डिंग ये काम करता है। मान लो किसी को रात्रि में जगना है, रात्रि में काम करना, रात में सोने का टाइम होता है, लेकिन रात्रि में उसकी ड्यूटी है तो रात में जगेगा वो बंदा। जब रात में वो बंदा जगेगा तो कौन काम करेगा, इसको हार्मोन ही काम कर रहा है ना, हार्मोन ही तो उसको काम कर रहा है। ये मैं आगे डिटेल्स बताऊंगी। तो आज ये फंक्शंस इसका समझो कि पहला काम इसका है बायोकेमिकल रिएक्शंस का रेगुलेशन करना, को नियमित करना। ठीक है। दूसरा फंक्शन क्या है, एनर्जी एल्डिंग प्रोसेस को ऊंचा नीचा करके ऊर्जा की स्रोत पर नियंत्रण करता है, जैसे कि ग्लूकोज है, फैटी एसिड्स है। और तीसरा इसका काम क्या है कि जो भी हमारे बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं उस पर ये वर्क करता है, उस पर ये काम करता है। ठीक है। और फिर उसको उसी हिसाब से ये काम करने के लिए उनको ये प्रेरित करता है। तो आप समझ गए होंगे कि इसका क्या फंक्शन है और ये क्या काम कर रहा है। नेक्स्ट फंक्शन इसका जो मैंने आपको बताया था, शारीरिक क्रियाओं का ये नियमन करता है। कैसे, जैसे मैच्योरेशन है, ग्रोथ है, ठीक है, प्रजनन का काम है, रीजनरेशन का काम करना है। एक सारी क्रियाओं को करने के लिए एंडोक्राइन ग्लैंड्स ही जिम्मेदार होते हैं। अब आप समझ गए होंगे मेरी बातों को अच्छी तरह से, आपको समझ में आ गया होगा कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या काम करता है। इसके अलावे कई सारे, ये तो मुख्य मैंने आपको बताया एंडोक्राइन ग्लैंड्स में पीयूष ग्लैंड, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, एड्रिनल और सुप्रानियल ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि और सेक्स ग्लैंड्स। इसके अलावे भी कई सारे ग्लैंड्स होते हैं, जैसे प्लेसेंटा से ह्यूमन कोरियोनिक HCG हार्मोन निकलता है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, ऑस्ट्रोजेन और प्रोस्ट्रोजेन हार्मोन भी निकलता है। तो आज मैंने आपको इतना बताया। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो मेरे प्यारे बच्चों आप शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और आपकी जो आप लाइक करते हो, आप जो सब्सक्राइब करते हो, आप मुझे जो स्नेह देते हो, प्यार देते हो, वही मुझे आगे काम करने के लिए प्रेरणा देता है। और मैं आपको आए दिन अगर मुझे समय मिला तो मैं प्रतिदिन एक वीडियो डालूंगी। और आप अपने कमेंट्स को, जो चीज़ आपको कठिन लग रहा है, जिस विषय को कठिन लग रहा है, उसे आप प्लीज़ कमेंट में डालें, कमेंट बॉक्स में डालें, तो मैं आपको उन समस्याओं का समाधान करूंगी। तब तक के लिए फिर जाने की इजाज़त दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एपिसोड के साथ। थैंक यू, बाय बाय बच्चे।